हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुबह की बहुत बहुत नमस्कार। मैं एस के चौधरी 12th क्लास की केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां पर अपन क्लास 12 नीट JEE सभी के लिए केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं और अपना चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे यानी विलियन। और इस चैप्टर में काफी सारी चीजें अपन ने पढ़ भी ली थी। जो राउले का नियम था ये अपना चल रहा था। राउले या इसको राउल्ट आप बोल सकते हैं। ये देखिए, आपको राउल्ट या राउले भी कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है। राउल्ट का नियम या राउले का नियम, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में ही डिस्कशन किया था। आज अपन उसी के बारे में कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज अपन देखने वाले हैं। एक तो न्यूमेरिकल की किस प्रकार से अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको आपको सोल्व करना है। तो आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो राउले के नियम पर ही आधारित रहने वाला है। उसी को अपन आगे और पढ़ने वाले हैं, प्लस उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं फटाफट लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, अपना कमेंट लिख करके भेज दीजिए। कोई भी नया स्टूडेंट्स है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब है उसको प्रेस कीजिए, और पास में जो घंटी का निशान बना हुआ है उसको दबा करके और सरस्वती माता के लिए वंदना कीजिए। वो घंटी का निशान सरस्वती माता के मंदिर में लगा हुआ है, प्लीज उसको दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि राउले के नियम में और अपने को कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आज पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि अगर आपके पास में कोई द्रव्य विलायक है और उसमें अपन कोई द्रव्य विलेय पदार्थ मिला दे, द्रव्य विलायक में द्रव्य विलेय पदार्थ अगर मिला दे यानी द्रव्य द्रव्य विलयन बनाए, तो उसके लिए अपन ने राउल्ट का नियम पढ़ा था। आज वही राउल्ट का नियम अपन पढ़ने वाले हैं ठोस पदार्थ को द्रव्य विलायक में मिला करके। यानी आपके पास में विलायक तो अभी भी द्रव्य ही है, लेकिन आपका जो विलेय पदार्थ है वो आज ठोस होने वाला है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वाष्पशील विलायक में, ध्यान से सुनिएगा, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाकर के विलयन बनाएंगे, और उस विलयन के वाष्प दाब की अपन चर्चा करने वाले। ठीक है, सो देखिएगा, ये अपने पास में कोई पात्र है और इसमें मैंने ए कोई द्रव्य विलायक भर दिया। जो पदार्थ ए है ये कैसा है? द्रव्य, यानी वाष्पशील विलायक भर दिया। और इसमें मान लीजिए अपन ने विलेय पदार्थ भर दिया है बी, जो कि ठोस है यानी अवाष्पशील है, जो कि कैसा है? अवाष्पशील। मान लेते हैं ए की मोलंस x1 है और बी की मोलंस x2 है। विलायक की मोलंस x1 और विलेय की मोलंस x2 है। तो अब इसका जो वाष्प दाब होने वाला है उससे अपन पढ़ेंगे राउल्ट के नियम द्वारा कि इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना होने वाला है। देखिएगा, एक ही भाप बनेगी। ये पात्र को मैंने ऊपर से बंद कर दिया, ये एक का वाष्पन होके एक ही वाष्प बन गई। ठीक है, राउल्ट ने ये कहा था कि एक का वाष्प दाब मान लेते हैं P1, ये समानुपाती होता है किसके? x1 के। ये राउल्ट का नियम ये था, कल पढ़ा था अपन ने, कि किसी भी विलयन में द्रव्य द्रव्य विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोलंस के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरी चीज देखिएगा, जो पदार्थ B है, दूसरा कंपोनेंट जो विलेय पदार्थ है B, इसका वाष्पन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कैसा है? ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थों का वाष्पन नहीं होता। जैसे आपने पानी में अगर नमक ओढ़ दिया तो केवल पानी की भाप बनेगी, नमक का वाष्पन नहीं होने वाला, नमक की भाप नहीं बनेगी, केवल भाप बनेगी द्रव्य विलायक की। यानी आज जो दूसरा पदार्थ अपना था, जो अपन लिखते थे कि P2 समानुपाती होगा x2, तो ये जो P2 है आज इसकी B की भाप ही नहीं बन रही है, यानी P2 का मान कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। तो आज आप ये कह सकते हैं कि विलायक और विलेय में से दोनों जो कंपोनेंट है उनमें से केवल एक कंपोनेंट विलायक की ही वाष्प बन रही है, विलेय पदार्थ की भाप नहीं बन रही है, उसका वाष्पन नहीं हो रहा है। तो जो कुल दाब है P टोटल वो अपना हुआ था P1 प्लस P2, और P2 का मान तो आज कितना हो गया? 0। P2 का मान कितना हो गया? 0। कहने का मतलब ये है कि विलयन का कुल वाष्प दाब केवल किसके बराबर होगा? P1 के,
विलयन का कुल वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, यानी जितना विलायक का वाष्प दाब है उतना ही विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। तो आप ये लिख सकते हैं P टोटल बराबर P1 का मान रख सकते हैं। P1 का मान देखो आपने कल निकाला था, क्या निकाला था, P1 बराबर P नोट 1 x1। ये लीजिए आज की इक्वेशन हो गई कंप्लीट, क्योंकि आज P2 की वैल्यू तो 0 आ गई, तो आपको केवल P1 की वैल्यू ही पुट करनी है इस, है ना, एकदम देखो इजी सा कि द्रव्य विलायक में अगर आपने ठोस पदार्थ मिला दिया है तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो केवल इस द्रव्य विलायक के कारण होने वाला है। अवाष्पशील ठोस विलय के कारण कोई वाष्प दाब नहीं होने वाला है। ये है राउल्ट का नियम। कल अपन ने पढ़ा था द्रव्य द्रव्य विलयन के लिए और आज अपन ने पढ़ा है ठोस द्रव्य विलयन के लिए। और अब अपन देखते हैं इसमें से न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल आपको किस प्रकार से पूछा जाता है। तो उस एग्जाम्पल के लिए भी आज अपन चर्चा साथ में ही कर लेते हैं कि राउल्ट नियम का अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है तो उसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो चूंकि राउल्ट का नियम आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, राउल्ट से आपकी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो राउल्ट को, तो मुझे नहीं लगता कि अब राउल्ट आपको कोई प्रॉब्लम होने देगा। राउल्ट के नियम का अगर न्यूमेरिकल आता है तो राउल्ट आपकी मदद करेगा, डोंट वरी, ठीक है। और आपको सामने जो भी प्रॉब्लम आने वाले है, जो भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं, वो फटाफट आप सोल्व कर सकते हैं। अभी देखिए आपके सामने मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूं कि इसका न्यूमेरिकल आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है CHCl3 जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यानी P01 का मान दिया हुआ आपको 200 mmHg तथा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 415 mmHg। ठीक है, दो कंपोनेंट दिए हुए हैं क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन और दोनों को आपको शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब देती है। पहले का है 200 mmHg, दूसरे का है 415 mmHg। अपन ने 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन मिलाकर के एक विलयन तैयार किया है। क्लोरोफॉर्म मिला है 25.5 ग्राम और डाइक्लोरोमेथेन मिलाया है 40 ग्राम। ये मिलाकर के एक विलयन तैयार किया गया है। तो आपको उस विलयन का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब बताना है, P टोटल, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ये तो था अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया हुआ है, कितने ग्राम मिलाया है। डाइक्लोरोमेथेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया हुआ है ये आपको, और ये इतने ग्राम मिलाया है। तो इस तरह से आपके पास में जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनकर के तैयार होगा,
आपको उस विलयन का टोटल वाष्प दाब, आपको केवल जो कुल वाष्प दाब है, टोटल वेपर प्रेशर, उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके लिए देखो कल अपन ने राउल्ट का जो नियम पढ़ा था उसमें पी टोटल के लिए इक्वेशन निकाली थी और लास्ट में अपने पास में ये इक्वेशन आई थी कि पी टोटल बराबर पी नोट 1 प्लस x2 इंटू पी नोट 2 माइनस पी नोट 1। लास्ट में ये इक्वेशन आई थी। हो सकता है आपको इक्वेशन याद न हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां तक जितना आता है, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं। आपको जितना आता है ना, हम उतने, आपको जो जितना नॉलेज है उतने नॉलेज से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपको ये इक्वेशन याद नहीं है कि फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो छोड़ो। आपको जो याद है वो लिख दो। तो अपने को तो ये याद है कि पी टोटल बराबर आया था P1 प्लस P2, ये तो सबको याद होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और P1 P2 के मान रखना चाहो तो वो लिख सकते हैं P नोट 1 x1 और P नोट 2 x2, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल इक्वेशन तक जाने की आप इस इक्वेशन के द्वारा भी इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। P टोटल बराबर, ये सारे मान आपको दिए हुए हैं। देखो P नोट 1 का मान, इसको अपन ने 1 माना है, इसको 2 माना है। आप कोई से को भी मान सकते हैं, चाहे अगर चाहो तो इसको फर्स्ट मान के उसको सेकंड मान सकते हैं, चाहे वो आपकी इच्छा, कोई से को भी मान लो चाहे। तो P नोट 1 ये रहा P नोट 1। P नोट 1 का मान आपको दिया हुआ है 200 इंटू x1 का मान नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया हुआ उतना लिखते जाइए। यानी इसकी मोलेंस नहीं दी हुई है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी मोलेंस नहीं है उसका मोलेंस अपन निकाल लेंगे। मात्रा तो दे रखी है ना 25.5 ग्राम, मोलेंस आ जाएगी भी। प्लस P नोट 2, P नोट 2 का मान बताइए 415 415 इंटू x2 का मान भी नहीं है, वो भी अपन कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। x1 और x2 के मान नहीं है, तो देखो इसके लिए आपको मात्राएं दे रखी है 25.5 ग्राम और 40 ग्राम, दोनों के मान आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे। जितना आपको आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको आता है उतना ही अपने। x1 बराबर होता है n1 बटे n1 प्लस n। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये आपको सबको ध्यान में होगा, मोल अंश। और x2 बराबर, ये भी आपको सबको पता है, n2 बटा n1 प्लस n, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 1 माइनस x1 के द्वारा। तो सबसे पहले अपन यहां से x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पर रखेंगे। तो x1 और x2 वाला जो फॉर्मूला है वो आपको सबको ध्यान में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले अपन यहां से देखो x1 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर x1 कैलकुलेट करें तो अपने पास में तो n1 n2 की वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो मारवाड़ी में एक कहावत है कि गेले गेले जाए गांव आ जाए और उजड़ पड़ा ना बाढ़ आ जाए। गेले गेले जाओगा तो जरूर गांव आओगे, उजड़ पड़ा गांव तो आओगे नहीं, बाढ़ जरूर आ जाएगी। तो आपको जहां पर अभी अपने को n1 n2 की जरूरत है तो पहले उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। दिक्कत कहां है, n1 n2 भी जानते हैं अपन, तो चलो इसको छोड़ो, एक बार पहले n1 n2 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्यों, ये मिटा देता हूं मैं, मान तो रखी लिए ना अपन ने। ये था 25.5 ग्राम और ये था 40 ग्राम, ये ध्यान रखो केवल। n1 बराबर और इसके लिए n2 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। n1 यानी मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल। मोल संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो इसका द्रव्यमान था 25.5 बटे इसका अणुभार रख दीजिए, बटे में आप इसका क्या रखेंगे, अणुभार। इसका द्रव्यमान बटे अणुभार, इसका द्रव्यमान था 40 बटे इसका अणुभार। अणुभार देखो आप जोड़ करके निकाल सकते हैं, CHCl3 का अणुभार। देखो CH कार्बन का कितना होता है 12, H हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और कितने क्लोरीन है टोटल 3, तो तीनों का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर दीजिए इसको, 5 दिए 15, 106.5 ये लीजिए, ये जोड़ लीजिए, आपके पास में क्लोरोफॉर्म का अणुभार आ जाएगा, ये आ गया 118.5। ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं कैलकुलेट करके यहां पर लिख देता हूं, देखिए
तो ये देखिए सारी कैलकुलेशन करके मैंने लिख दिया यहाँ पर ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखो पहले अपन ने क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या निकाल ली। तो क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान अपने को दिया हुआ था 25.5 बटे इसका अनुपात। तो ये आ गई क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। क्लोरोफॉर्म के अपने पास में इतने मोल हैं, यानी N1 की वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक इसी प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे N2 की वैल्यू। तो डाइक्लोरोमेथेन का द्रव्यमान 40 ग्राम बटे इसका अनुपात 85। ठीक है, और ये अपने पास में आ गई N2 की वैल्यू। N1 N2 दोनों की वैल्यू आ गई, तो अब आप X1 और X2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो X1 बराबर N1 प्लस N2 बटे, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, N1 बटे N1 प्लस N2। ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। N1 ये हो गया N1 की वैल्यू बटे N1 प्लस N2, ये लीजिए। तो ये इसको कैलकुलेशन करेंगे तो X1 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 0.312, यानी ये जो पहला कंपोनेंट था ना क्लोरोफॉर्म, इसके मोलों इसकी मोलन्स आ गई अपने पास। अब X1 की आ गई तो X2 की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि X2 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। X2 बराबर 1 माइनस X1, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। फिर X2 की 1 माइनस X1 कर दिया, तो ये X2 की वैल्यू भी अपने पास में आ गई है 0.688। X1 और X2 की वैल्यू आ गई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। N1 N2 निकालने आते हैं सबको, द्रव्यमान बटे अनुपात। X1 X2 निकालने आते हैं, X1 बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। X2 बराबर भी आप वैसे निकाल सकते हैं N2 बटा N1 प्लस N2। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन में, जिसमें अपन कहां पर अटक गए थे। देखो यहां पर अटक गए थे कि X1 X2 के मान नहीं है अपने पास में, तो ये मान कहां से रखें। तो वो मान आ गए। देखो अब X1 का मान 0.312 और X2 का मान रख देता हूं मैं 0.688, ये लीजिए। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कुल वाष्प दाब P टोटल का मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको केवल ये कैलकुलेशन करके रखना है। एकदम से इजी सा क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो आपको क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में जो पॉइंट पूछा गया है ना, आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और जहां जहां आपको जिस जिस चीज की जरूरत पड़े वो कैलकुलेशन करते जाइए। धीरे धीरे आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन करके जैसे आप आंसर लिखोगे ना, तो आपके पास में कंप्लीट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ये देखो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं अभी कैलकुलेटर की सहायता से, ताकि आपने अपना टाइम बच जाए। तो ये आ जाएगा 62.4, इसका कैलकुलेशन कर दिया। ठीक ऐसे ही आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 415 इंटू कर देंगे 0.688, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 285.5। ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर दूंगा 62.4, तो अपने पास में फाइनल आंसर आ जाएगा 347.9 mmHg। जो विलियन बना है उस विलियन का कुल वाष्प दाब 347.9, और वाष्प दाब, दाब का मात्रक, दाब के देखो मात्रक खूब सारे होते हैं, जैसे आप बार यूज कर सकते हैं, एटीएम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल यूज कर सकते हैं, ऐसा ही मात्रक। अच्छा चलिए ये आपके लिए एक क्वेश्चन रख देते हैं आज की वीडियो में। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक, मात्रक का नाम आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। नाम स्टार्ट होता है पी से, दाब के ऐसा ही मात्रक का नाम पी से स्टार्ट होता है। अब चलो जिस जिसको दाब के ऐसा ही मात्रक का नाम पता है ना, वो पहले फटाफट, अभी तक आई होप लाइक तो सबने कर दिया होगा, अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए। उसके बाद में फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के दाब का ऐसा ही मात्रक जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है, वो आपको कमेंट करके और आंसर बताना है कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। उसके बाद में देखिए मैंने यहां पर जो मात्रक लगाया है, ये mmHg क्यों लगाया है, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन दोनों के जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब थे ना, वो अपने को mmHg में दिए हुए थे, तो आंसर भी अपना mmHg में आने वाला है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कंप्लीट वाष्प दाब ये आ चुका है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से अगर राउल्ट नियम का कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ ही आप लाइक के बटन को प्रेस कर सकते हो, कमेंट में कुछ लिख सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। शेयर के बटन को प्रेस कर सकते हो,
ये देखो शेयर इस तरह से घुमा करके लाइन है, उस पर प्रेस करके देखते हैं, देखें कौन कौन अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करता है। घुमावदार लाइन को टच करो और अपने जो जिगरी दोस्त हैं, देखते हैं किसके ज्यादा जिगरी दोस्त हैं। अपने जितने भी जिगरी दोस्त हैं सबके साथ में शेयर करो। अब मुझे देखना यह है कि आप में से किसके सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त है। जो जितने शेयर करेगा वो कमेंट बॉक्स में उतने टाइप करके मुझे बताइए कि सर मैंने 10, 15, 20 इतने लोगों को इसको शेयर किया है या इतने ग्रुप में इसको शेयर किया है। कोई भी अगर नया स्टूडेंट है, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो काम कीजिए, वो जो रेड बटन है उसको सबसे पहले प्रेस कर लीजिए। उसको प्रेस करना अभी तक अगर आपने नहीं प्रेस किया तो सबसे पहले फटाफट जाकर के उसको प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसा लगे? राउंड का नियम कंप्लीट हो गया। तो देखो अभी 80 मजाक कंप्लीट, सारी चीजें छोड़िए, एक बार काम की बात सुनिए। राउंड का नियम देखो पूरा हो गया है। राउंड के नियम में से आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, न्यूमेरिकल्स निकालिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स निकालिए। नीट जेडब्ल्यू के पेपर सोल्व कीजिए, उसमें खूब न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। कोई से भी न्यूमेरिकल में आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में, यहां पर जैसे आपको कई बार दिक्कत होती है अगर बड़ा क्वेश्चन है, तो आप अगर चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा क्वेश्चन भेजना, क्वेश्चन के आप फोटो खींच करके आसानी से भेज सकते हैं। तो अगर कोई भी आप में से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहता है तो आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहिए वहां पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप जहां पर हमसे अटैच होना चाहिए वहां पर आकर के हमसे अटैच हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे लेता हूं विदा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। नमस्कार।